हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बुक्स। आज हम लोग अपने इस चैनल पे भारत की राज व्यवस्था बुक की, जो एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई है, किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम्स स्पेशली फॉर यूपीएससी के लिए उसका रिव्यू बताने वाले हैं। मैंने इस बुक को 2 से 3 बार पढ़ा है, तो मैं आपको अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि ये बुक कैसा है। ये बुक लगभग 650 का मुझे पड़ा था। इस पर अभी रेट नहीं है। आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी मार्केट से जाकर भी इसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि रोमन न्यूमेरल्स में कहीं कहीं पर एरर है, गलती है। ये हिंदी मीडियम के बुक में है। इसमें हमें टोटल शायद 92 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। 92 चैप्टर्स हैं और इसमें हमें लास्ट में अपेंडिक्स में जो शॉर्ट में है वो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ दी गई हैं, जैसे संविधान में कितने संशोधन हुए हैं, क्या क्या संशोधन किए गए हैं, भारत की ध्वज संहिता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के बारे में दिया गया है, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष के बारे में दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दिया गया है वो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी का कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को उठाकर अपने प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं, अगर आप मेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। और मैं अगर चैप्टर्स का बात करूं तो यहाँ पे पहले से स्टार्ट होता है संवैधानिक ढांचा, भाग 1 है। इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कंपनी से कैसे हमारे राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया, फिर कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ, संविधान की अवधारणा क्या है, संविधान की विशेषताएं, ऐसी बहुत सी चैप्टर्स इसमें स्टार्टिंग में दी हुई हैं। इसके बाद मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना आदि ऐसे दी गई हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, क्योंकि ये हमें लग रहा है कि आपका सबसे लेटेस्ट एडिशन मैंने लिया है, शायद हाँ ये 7वां एडिशन है। तो इसमें नए नए चैप्टर्स जो ऐड किए गए हैं वो हैं संविधान की अवधारणाएं, उपभोक्ता आयोग, संवैधानिक विधि की संरचना, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारत का विधि आयोग, भारत का परिसीमन आयोग, ऐतिहासिक निर्णय और उनका प्रभाव, संवैधानिक व्याख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत और विश्व के संविधान। तो ये जो हैं वो भी हाल में ऐड किए गए हैं। इसके अलावा जो इसमें डेटाज दिए गए हैं वो सारे अपडेटेड हैं, न्यू एडिशन है। तो इसमें ये जो चैप्टर है 90, ये हाल में ऐड किया गया है, न्यू एडिशन में आपको मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट जितने भी अपने निर्णय दिए हैं उन सारे को इसमें एक जगह पर इकट्ठा लिखा हुआ है। जैसे रोमेश थापर केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या निर्णय दिया, उस निर्णय का हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब इसमें दिया गया है। जिसका अगर आप मेंस राइटिंग करेंगे तो इसमें अगर हम इन केसेस को वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें मार्क्स गेन करने में। जैसे हमारा यहाँ पर दिया गया है केशवानंद भारती केस, सबसे इम्पॉर्टेंट केस है अगर हम अपने संविधान के इतिहास को देखें तब। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वो असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। वो एक दायरे के बाहर जाके अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती, संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत नाम दिया, और मूल ढांचे को इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित भी किया है कि इसके दायरे में क्या क्या आता है। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे केसेस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक है कि होतो होलोहोन केस 1992 में है। तो इससे जो है वो बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, दल बदल विरोधी कानून के बारे में। दल बदल का क्या है, ये क्या प्रभाव पड़ा इसका, इस कानून का हमारे संविधान पे। तो अगर हम मेंस राइटिंग करते समय इस केस को उठाकर, इसके निर्णय को
लिख देते हैं वहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि दल बदल के आधार पर किसी संसद की सदस्यता को निर्भर ठहराया जा सकता है, तो इसका जो होगा वो इम्पैक्ट हमारे मार्क्स पर बहुत अच्छा पड़ेगा, हम बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। इस तरह से हम इन केसेस का यूज़ कर करके अपनी मेंस आंसर राइटिंग को काफ़ी सुधार सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, एक और मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो यहाँ पे हमारा उच्चतम न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 1993 हुआ था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपना निर्णय दिया था। इससे पहले पहला जज केस भी हुआ था, ये दूसरा जज केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो CJI है, मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, वो अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो हुआ वो 3rd जजेस केस हुआ था, उसके बाद 4th जजेस केस आया था। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे 4था न्यायाधीश केस या NJAC केस। इसके तहत जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि NJAC एक प्रणाली आया था जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं। इसके तहत केंद्र ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें थोड़ा बहुत केंद्र का हस्तक्षेप रहेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और कहा कि आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका हमेशा कार्यपालिका से अलग रहेगी, जिसका NJAC शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जिसके आधार पर इसे रद्द किया जाता है और पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया जो 3rd जजेस केस के अंतर्गत दिया गया था। कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? तो इसके तहत मैं आपको दिखाती हूँ। कॉलेजियम प्रणाली के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि मूल रूप से अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित और अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट से संबंधित में यह प्रणाली निहित है। यह ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित हुई, विशेष रूप से 3 न्यायाधीशों के मामले में, जो मैंने आपको बताया था कि 3rd जो जजेस केस हुआ था उसके तहत ये प्रणाली सामने आई थी, जिसने न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में न्यायपालिका की भूमिका को स्थापित किया। सामान्यतः कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसमें निर्णय लेने से तात्पर्य इसके सदस्यों, विशेषतः भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के बीच आंतरिक विचार विमर्श से है। कॉलेजियम की कार्यप्रणाली स्पष्ट विधायी कानूनों के बजाय न्यायिक घोषणाओं और उदाहरणों द्वारा निर्देशित होती है। इसके तहत जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के बारे में केवल अपना राय नहीं देता, बल्कि वो अपने 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश से सलाह लेकर एक बहुमत के आधार पर फैसला देता है जो राष्ट्रपति मानता है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, चाहे आप स्टेट PCS का एग्ज़ाम दें या UPSC का एग्ज़ाम दें। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ दिया गया है। इसके अलावा आप करेंट का यूज़ अपने आंसर राइटिंग के लिए करेंट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और हमारे नए चैनल द अनब्रेकेबल एजुकेशन को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिसमें 10-10 GK के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रोज़ डाले जाते हैं। जो आप देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।